ओके गाइस, तो अब जो हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो है हिंदी। सेम पेपर है 28 दिसंबर 2022 और ये वही पेपर है जिन्होंने लेवल 1 हिंदी लिया था, लैंग्वेज 1 सॉरी। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मन की चंचलता की भी कोई सीमा नहीं है। एक के बाद एक ख्याल आते ही रहते हैं मन में। मन की हर बात मानने या उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश मानसिक रूप से भयंकर परिणाम लाती है। इससे हमारा मन अराजकता का शिकार हो जाता है और हमारी प्रसन्नता धूमिल होने लगती है। दिन प्रतिदिन अधिक सोचना, अधिक चिंता करना और सभी अनर्गल विचारों पर अति प्रतिक्रिया करना, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। धर्म ने इसीलिए इसे माया की संज्ञा दी है। तो सबसे पहले आपको अपनी जीवन शैली की जांच करनी चाहिए और अपनी दोषपूर्ण आदतों को सुधारना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं है, इससे आपका क्या तात्पर्य है। मन की चंचलता सापेक्ष है, मन चंचल नहीं होता, मन बहुत चंचल होता है, मन की चंचलता अतिक्रमण करती है। मन की चंचलता यानी कि मन जो होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है। अभी खाने का मन कर रहा है, थोड़ी देर बाद पढ़ने का मन करेगा, कभी ड्रेस खरीदने का मन करेगा, तो ये क्या होता है, मन की चंचलता। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मन की सभी बातों को पूरा करने से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती है, मानसिक रूप से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, मानसिक रूप से बहुत शक्ति मिलती है। अगर आप मन की हर बात मानते जाएंगे तो आप क्या होंगे, मानसिक रूप से परेशान होते चले जाएंगे। ठीक है, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मान लीजिए आपको ब्रांड्स पहनने का मन कर रहा है, गैस का चाहिए, गुच्ची का बैग चाहिए, तो अगर आप हर डिमांड पूरी करते जाएंगे तो धीरे धीरे मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की खुशी समाप्त होने का एक कारण है मन के अनुसार चलना, मन की बात ना मानना, मन को रोकना और मन की ना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मन के अनुसार चलना। इससे क्या, जब आप अपने मन के हिसाब से चलते हैं ना, तो मनुष्य की जो खुशी होती है, आप अपनी खुशियों को धीरे धीरे खत्म करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला कारण नहीं है। जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको नुकसान पहुंचाने वाला कारण कौन सा नहीं है। अधिक सोचना, अधिक चिंता करना, निरर्थक बातों पर प्रतिक्रिया देना और निरर्थक बातों को सुधारना। ऑब्वियसली अगर आप पैसेज भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आ जाएगा। अधिक सोचेंगे तो नुकसान पहुंचेगा, चिंता करेंगे तो नुकसान पहुंचेगा, निरर्थक बातों पर प्रतिक्रिया देंगे तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जब हम निरर्थक बातों को सुधारेंगे तो नुकसान नहीं, फायदा पहुंचेगा। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। माया में शामिल नहीं है अत्यधिक चिंता, मन की चंचलता, अनर्गल बातें और इच्छाएं ना रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज योर इच्छाएं ना रखना। ये माया में शामिल नहीं है। माया मतलब जब आप एक गिमिक में फंसते हैं, अत्यधिक चिंता होगी, मन की चंचलता होगी, अनर्गल बातें आएंगी, लेकिन जब आप इच्छाएं ही नहीं रखोगे तो आप एक माया जाल नहीं होता, उसमें कभी भी नहीं फंसोगे। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए। जीवन की बाधाओं से दूर भागना, जीवन को बोझ मानकर ढोना, जीवन जीने के तरीके में सुधार और जीवन जीने के तरीके सोचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज योर जीवन जीने के तरीके में सुधार करना चाहिए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। दोषपूर्ण आदतों में शामिल है इच्छाओं को नियंत्रण में रखना, ये तो दोषपूर्ण हो ही नहीं सकता। निरर्थक बातें करना, अपनों की परवाह करना कभी भी दोषपूर्ण नहीं होता। अपनों की इच्छाओं का सम्मान करना दोषपूर्ण नहीं होता, लेकिन जब आप निरर्थक बातें करते हैं तो वो दोषपूर्ण आदत होती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण है। विशेष्य क्या होता है, संज्ञा, ठीक है, और विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता बताए। सोचना क्या है, क्रिया, अधिक सोचना, ये क्रिया विशेषण हो गया, ये क्रिया हो गया, ये गलत है। दोषपूर्ण आदतें, आदतें कैसी हैं, दोषपूर्ण, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही। जीवन शैली, एक वर्ड है शैली, मन की अराजकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 92। अब है क्वेश्चन नंबर 99। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण नहीं है। विशेषण के लिए जरूरी है कि पीछे आप संज्ञा लगाकर देखिए। कोई भी जब आप संज्ञा वर्ड लगाएंगे तो वो क्या होगा, विशेष्य, और अगर वो उसकी विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण बन जाएगा। चिंतनीय ज्ञान, ठीक है, चिंतित व्यक्ति, चिंताएं, चिंताएं क्या होती है, चिंता क्या होती है, संज्ञा वर्ड है, ठीक है। तो 99 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सुचिंतित व्यक्ति, चिंतित व्यक्ति, चिंतनीय इंसान या फिर चिंतनीय ज्ञान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये विशेषण नहीं है।
दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के सही विकल्प का चयन कीजिए। हमने खिड़की के बाहर देखा और अनुभव किया कि हम ही हैं स्वर्ग के सबसे निकट। हमने पृथ्वी की ओर देखा और सोचा धरती पर रहने वाले ये अरबों लोग आखिर क्या नहीं कर सकते। हमें याद आए अतीत के वे खोजे यात्री जो अनगिनत कठिनाई, मुश्किल और बाधाओं को पार कर रास्ता तैयार कर पाए। कविता में किन खोजी यात्रियों की चर्चा की गई है? रास्ता बनाने वाले लोग, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले लोग, सड़क पार करने वाले यात्री और अंतरिक्ष हेतु विमान का निर्माण करने वालों की। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं उन खोजी यात्रियों की यहाँ चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि धरती के निवासी संघर्षशील रहते हैं, धरती के निवासी सदैव यात्रा करते हैं, धरती के निवासी किसी भी सीमा तक कार्य कर सकते हैं, धरती के निवासी सदैव युद्धरत रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज धरती के निवासी किसी भी सीमा तक कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमें याद आए अतीत के वे खोजे यात्री जिन्होंने मजदूर बनकर कार्य किया, जो लोग बिल्कुल भुला चुके थे, जिन्हें लोग खोजी यात्री कहते आए हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए राह आसान बनाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। हमें याद आए अतीत के वो खोजे यात्री जिन्होंने हमारे लिए क्या किया, राह को आसान बना दिया। तो 102 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 103, धरती पर कितने लोग रहते हैं? लाखों, अरबों, हजारों और अनगिनत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अरबों लोग जो है वो धरती पर रहते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके गाइस, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है धरती पर कितने लोग रहते हैं? इसका आंसर है अरबों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 104। समूह से भिन्न शब्द है कठिनाइयाँ, मुश्किलें, बाधाएं और अनगिनत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जो कठिनाइयाँ हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं ये एक जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जो अनगिनत है वो संख्याओं से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका अलग होगा। ऑप्शन नंबर 4, इसको आप अपने तरीके से करके देख सकते हैं। कई बार विशेषण विशेष्य फॉर्म में होता है, कई बार संज्ञा होता है, कई बार सर्वनाम होता है। तो ये जो होते हैं आपके अलग अलग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है अवनी, रज, मही और धरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, मही है, धरा है, लेकिन जो रज है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचनाओं के अंतरण में क्या शामिल है? सूचना अंतर गतिविधि, राय अंतर गतिविधि, तर्क अंतर गतिविधि, प्राथमिकता अंतर गतिविधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑब्वियसली क्या दे रहे हैं? सूचनाओं का ट्रांसफर कर रहे हैं, सूचनाओं का अंतरण एक फॉर्म से एक पर्सन टू अनोदर पर्सन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सूचना अंतर गतिविधि। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में आयोजित किए जाने वाले कार्यों की अभिकल्पना करते समय आप क्या मानदंड को ध्यान में रखेंगे? कोई भाषा की कक्षा है, उसमें जो काम करेंगे उनकी अभिकल्पना करते समय आप कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं जिनको ध्यान में रखेंगे? कार्य ऐसे हों जो अर्थ, उद्देश्य और बातचीत को समुन्नत करें। ऑब्वियसली आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और उसमें कम्युनिकेशन हो। कार्य ऐसे हों जो शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करे। ऑब्वियसली कोई भी काम आप चाइल्ड को सेंटर में रखकर कर रहे हैं तो बच्चे की नीड को तो कंप्लीट करे। कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करे और कार्य स्वयं के प्रति जागरूकता जो है उसको समुन्नत करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें चारों ही जो है वो सही हैं। खुद के प्रति जागरूकता को भी समुन्नत करे और भाषा अभ्यास जो है उसके लिए भी अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट है, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सी चीज किसके लिए है। वर्गीकरण, अनुमान, अवधारणा मानचित्रण और नोट बनाना। तो इसमें 108 जो है इसमें करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कैसे? एक का है 4। वर्गीकरण जो होता है उसमें एक समान लगने वाले बिंदुओं को एक समूह में रखना। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रूट्स को वर्गीकृत करो तो आप एक जैसे अरेंज करोगे, सब्जियों को एक जैसे अरेंज करोगे। अनुमान जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि मॉडल और जो नियमितता है उसको देखना। अवधारणा मानचित्रण जो होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग जो होती है, इसमें क्या करते हैं हम, जो मुख्य विचार होता है
पाठ्य सामग्री जो होती है उसका जो मुख्य विचार है उसको मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और नोट बनाना क्या होता है, पाठ्यक्रम में दी गई जो मुख्य सूचनाएं हैं उनको अपने शब्दों में लिखना। लेट सपोज अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो जो इंपॉर्टेंट नोट है आप उनको कॉपी में नोट डाउन करते हैं, तो ये क्या होगा आपका अवधारणा नोट बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। कक्षा में अध्यापक और बच्चे नाओम चॉम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलू और निहितार्थ पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर समूची कक्षा किस प्रकार के श्रवण में व्यस्त है, तदानुभूति, विषय वस्तु, विश्लेषणात्मक और सराहना बोधात्मक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एनालिटिकल। ठीक है, क्यों, क्योंकि चीज़ें जो है वो यहाँ पर एनालाइज हो रही हैं। चुनौतीपूर्ण पहलू, ठीक है, मतलब जो टफ पहलू है उन पे वो अपने विचार जो है वो साझा कर रहा है। और उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या थ्योरी दी थी, तो उसके लिए क्या होगा, दूसरे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को एनालाइज करके अपने जो थॉट्स हैं उनको, अपने जो विचार हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। जो नाओम चॉम्स्की हैं उन्होंने एक डिवाइस दी थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड। जो बच्चा होता है वो जन्मजात भाषा को लेकर पैदा होता है। ठीक है, बच्चे की जन्मजात एक भाषा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज विश्लेषणात्मक श्रवण, एनालिटिकल लिसनिंग, जिसमें बच्चे जो हैं वो चीज़ों को एनालाइज करके सुनेंगे। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। व्याख्यात्मक लेखन पाठकों को अवधारणा और विचारों से परिचित और परिभाषित करवाता है। वर्णनात्मक लेखन आमतौर पर पाठकों को राजी करवाने के लिए व्यावसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यहाँ पे ए और बी जो हैं वो दोनों ही गलत हैं। क्यों है, क्योंकि जो व्याख्यात्मक लेखन है, डिस्क्रिप्टिव जो राइटिंग होती है, वो पाठक जो है उनको कॉन्सेप्ट्स और विचारों से परिचित और परिभाषित करवाता है नहीं। जब आप एक डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखते हैं, पूरा लंबा लंबा निबंधात्मक लिखते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स और विचार जो हैं उनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं होता है। और जो वर्णनात्मक लेखन होता है वो व्यावसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और कहती है कि जल्दी से इसमें से मुख्य विचार ढूंढो और एक दूसरे के साथ साझा करो। वो किस प्रकार का पठन कर रहे हैं, सरसरी तौर पर, बारीकी से, गहन तीव्र पठन और विस्तृत पठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। वो क्या कर रहे हैं, स्किपिंग, यानी कि जल्दी जल्दी सरसरी तौर पर उन चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, चीज़ें जब आप स्किप करके जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो दिस इज जस्ट लाइक अ जिस्ट ऑफ द मैटर। जो सारांश नहीं निकाल रहे, सारांश निकालना जो होता है किसी भी टॉपिक का, वही चीज़ यहाँ पे कहा है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को एक पाठ्य सामग्री दी और क्या बोला, मेन जो सूचना है वो विचार उसको ढूंढो और फिर एक दूसरे के साथ साझा करो। तो उसके लिए आप किसी भी चैप्टर को जो है जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जिससे कि आपको उसका मुख्य सारांश पता चल जाए। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बारीकी से पठन जो होता है वो गहन पठन होगा। गहन तीव्र पठन, विस्तृत पठन जो होता है वो भी आपका अलग चीज होती है। द्वितीय भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान भाषा अध्यापक को किसका प्रावधान करना चाहिए। जो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसको अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो जो लैंग्वेज टीचर है उसको किसका ध्यान रखना चाहिए, बोधगम्य निवेश, ड्रिलिंग, अच्छे संकेत और तनाव मुक्त परिवेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें बोधगम्य निवेश होगा, बच्चों को चीजें समझा के बताना, अच्छे संकेत, तनाव मुक्त परिवेश। लेकिन ड्रिलिंग जो होती है वो बच्चों को यहाँ पे नहीं करवाई जाएगी। ड्रिलिंग मतलब किसी भी चीज को प्रैक्टिस कर करके उसको रटवाना, तो ये यहाँ पे गलत है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबी और कमजोरी का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर, दोनों सही है। क्यों, क्योंकि पोर्टफोलियो होता है जो हम बच्चा पूरा साल जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, आपने उसको लिखित तौर पे लिखा है कि बच्चे की पूरी साल कहाँ क्या गलत परफॉर्मेंस रही है और उसको समय समय पे इम्प्रूव करना। तो उसमें क्या होगा, बच्चा अपनी खूबी और कमजोरी का आकलन कर पाएगा, मूल्यांकन करेगा और उसको करेक्ट कर पाएगा। और विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह ही पोर्टफोलियो होता है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है असमान की पहचान करें।
पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों के बारे में ठोस उदाहरण अभिभावकों को संप्रेषित करने का प्रभावशाली साधन है। पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता जो है उसको वृद्धि करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी केंद्रित आकलन की व्यवस्था है। पोर्टफोलियो टीचर और स्टूडेंट्स को चिंतन विमर्श के अवसर देता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2 कि जो पोर्टफोलियो है वो स्टूडेंट्स का आकलन करने के लिए जो टीचर्स की क्षमता है उसको बढ़ाता है। नहीं, इसमें टीचर्स की क्षमता नहीं बढ़ती है, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं बल्कि उसकी क्षमता को इम्प्रूव किया जाता है उसकी कमियों को सुधार करके। ठीक है, पोर्टफोलियो किसी भी स्टूडेंट के बारे में ठोस उदाहरण मतलब जब आप पोर्टफोलियो में कोई भी चीज़ पूरा रिटन में लिखेंगे तो वो ठोस उदाहरण है। उसमें जो अभिभावक हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनको कम्युनिकेट करने का प्रभावशाली साधन है कि उनका बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्टूडेंट फोकस्ड होता है, विद्यार्थी को बीच में रखा जाता है और उसका असेसमेंट किया जाता है। पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है उसको चिंतन विमर्श के अवसर देता है कि कहाँ पर बच्चे को इम्प्रूवमेंट करना है। सो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। ये टीचर की जो कैपेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव नहीं करता है बल्कि बच्चे की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। अध्यापक विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्य की योजना बना रहे हैं। ये कार्य कैसे होने चाहिए? सरल, जटिल, शिक्षार्थी के स्तर के अनुसार और उसके स्तर से थोड़ा सा ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जो स्टूडेंट का लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है उनका कार्य योजना जो है वो होनी चाहिए। जो लेसन प्लान है वो कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल लेवल का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अध्यापक बच्चों को हर महीने में निबंध लिखने के लिए और आकलन के लिए जमा करने के लिए कहती है। पहले उन बच्चों से निबंध लिखवाती है और फिर उनके असेसमेंट के लिए कॉपी जमा करने के लिए कहती है। यहाँ टीचर का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी की यथेष्ट प्रगति का आकलन, विद्यार्थी के भिन्न भिन्न प्रकार के लेखन का संग्रहण, विद्यार्थियों को ग्रेड देना और पुरस्कार के लिए सर्वोत्तम लेखन का चयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। विद्यार्थी की जो यथेष्ट प्रगति होती है यानी कि बच्चा कहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसका आकलन करने के लिए क्या करती है? वो निबंध लिखवाती है और उसका हर महीने आकलन करती है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। भिन्न भिन्न प्रकार के लेखन का संग्रहण नहीं, विद्यार्थियों को ग्रेड देना नहीं, सर्वोत्तम लेखन का चयन ये भी गलत है। ये तीनों ही ऑप्शंस यहाँ गलत हैं, लेकिन बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है बाय द मंथ और बाय द टाइम ये देखने के लिए वो उनका असेसमेंट करती है। तमिल भाषी युवक को कनाडा में नौकरी मिलती है। वहाँ वह एक ऐसे स्थान में रहने लगता है जहाँ के अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं। कुछ ही दिनों में वह युवक भी पंजाबी में बातचीत करने लगता है, जबकि यह भाषा उसके लिए बिल्कुल नई थी। पंजाबी भाषा में बातचीत करने की भाषा क्या कहलाएगी? भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा निमज्जन और भाषा प्रशिक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो भाषा अर्जन होता है इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना, ये आपकी नेचुरल प्रोसेस होती है। इसमें आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको ट्रेन करे। जबकि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है इसमें आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको उस चीज़ में ट्रेन कर सके। अब यहाँ पे तमिल भाषी स्टूडेंट था, कोई युवक था, उसको कनाडा में नौकरी मिल गई, तो तमिल तो उसको आती थी, तो वो उसकी नेचुरल लैंग्वेज थी, यानी कि भाषा पहले से अर्जित थी ये। फिर वो एक ऐसी जगह गया जहाँ मैक्सिमम लोग क्या बोलते थे? पंजाबी। तो उसने पंजाबी क्या की, वहाँ बीच में लोगों के रह के उसको अर्जित कर लिया। उसने खुद से सीखा, ये नहीं कि कोई ट्रेनर आया और उसको ट्रेनिंग दी। लेकिन स्कूल्स में क्या होता है, आजकल बहुत लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो आजकल पढ़ाई जा रही हैं, तो वो क्या है आपका? भाषा अधिगम। भाषा को पढ़ाने के लिए अलग से कोई टीचर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो लैंग्वेज टीचर है वो बच्चों की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करे? गलतियों को सबके सामने रेखांकित करे, सीखने के मानक तरीके बताए, जहाँ स्टैंडर्ड चीज़ आ जाएगी ना वो वैसे ही गलत हो जाएगा। संप्रेषण के लिए उपयुक्त स्थितियाँ सृजित करे और मानक उदाहरण, सेम चीज़ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, और गलतियों को सबके सामने रेखांकित करना भी बच्चे को डिमोरलाइज करना होता है। अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से बच्चे को सिखाएंगे तो वो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू भी कभी आप संप्रेषण बच्चे से नहीं करवा पाएंगे। लेकिन जो उपयुक्त स्थितियां हैं
यानी कि जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई कंडीशंस हैं या फिर बच्चा घर पे जैसे भी बात करता है उसकी रीजनल लैंग्वेज को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार लाया जा सकता है. सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट है 119. कक्षा प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षार्थियों का मुख्य रूप से ध्यान किस पर होना चाहिए? अर्थ निर्माण, तथ्यों के क्षेत्र विस्तार, अपभाषा और शब्दजाल, प्रस्तुतिकरण को पूरा करना. तो जो कक्षा प्रस्तुतिकरण होता है उसमें मेन फोकस जो होता है बच्चों का वो कहाँ होना चाहिए कि टीचर ने जो भी पढ़ाया है उसका अर्थ जो है उसका वो निर्माण कर सके. लेट सपोज आप बच्चे को कोई भी चीज टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे के समझ में ही नहीं आएगा तो बच्चा उसका ना तो अर्थ निकाल पाएगा और ना ही उसको अपने तरीके से अपने वर्ड्स में फ्रेम करके उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा. तो तथ्यों के क्षेत्र विस्तार नहीं, अपभाषा जब वो गलत लैंग्वेज सीखेगा तो वो तो वैसे ही गलत हो गया, शब्दों का जाल तो वैसे ही नेगेटिव है. प्रस्तुतिकरण को पूर्ण करना नहीं, बल्कि जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है दैट इज इंपॉर्टेंट इन क्लास प्रेजेंटेशन. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट है इसको मिलान करना है, सामाजिक सांस्कृतिक, अंतःक्रियात्मक, विधाएं और संज्ञानात्मक. इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर, देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक जो होता है इसमें भाषा संप्रेषणात्मक गतिविधि होती है और सामाजिक संदर्भ और प्रथाएं जो हैं वो केंद्र में हैं. तो सामाजिक सांस्कृतिक का क्या होगा? ए का 2. यानी कि जो भाषा कम्युनिकेशन है उसमें सामाजिक संदर्भ जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो और जो रिचुअल्स हैं उनको क्या रखा जाता है? सेंटर में रखा जाता है. अंतःक्रियात्मक जो भाषा होती है वो अंतःवैयक्तिक संबंधों को अनुभूत करने का साधन है. जो विधाएं होती हैं भाषा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियम और पाठ्य सामग्री के विमर्श के द्वारा शासित होती हैं. जो संज्ञानात्मक होता है भाषा अमूर्त ज्ञान का अर्जन है और इसमें मस्तिष्क के गुण शामिल हैं. संज्ञान का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज मस्तिष्क से रिलेटेड हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4. आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीजें क्लियर हुई हो. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए.